हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार बता दीजिए आप सारे लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज़ आ रही है? चलिए, पवन कुमार जी, अरुण कुमार जी, पंकज जी, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाइए भाई फटाफट से। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सभी लोग बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए मैं भी चेक कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यादव नेहा जी। हाँ जी, चलो बढ़िया है सब। चलिए आ जाइए। स्वाति यादव जी गुड मॉर्निंग, शिवानी जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और एक बार सभी लोग फटाफट से बता दीजिए सब ठीक है तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, है ना? ऑल क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और सभी लोग भाई लाइव आ जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला अपनी। आज की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखने वाले हैं आज अगले क्वेश्चन जो कि आपके एलटी ग्रेड एग्जाम बायोलॉजी से पूछे जाने हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है। एक बार सभी लोग बता दीजिए सब ठीक है। चलो भाई, शिवानी जी, स्वाति जी, यादव नेहा, पवन कुमार, अरुण कुमार, पंकज कुमार, चलो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अब हम बिना देरी के आ जाते हैं अपने क्लास में। कुछ चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। ठीक है भाई, आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है। आज कितने क्वेश्चन लाई हैं आप मैम? बेटा जितने कल थे उतने ही। शिवानी जी, आज भी आपकी क्लास लगभग 2 घंटे चलेगी, तो खाना पीना आराम से खा के बैठिएगा। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। ठीक है भाई, चलें स्टार्ट करें। ठीक, आ जाइए सभी लोग आ जाइए। चलिए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द कॉज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में हरित रोग का कारण क्या है? चलिए बताएंगे, प्लांट्स में हरित रोग का कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम, बी ऑप्शन दिया है आपका एक्सेस ऑफ मैग्नीज, ठीक है, सी ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज एंड डी ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ MN। चलो, मैग्नीज की डिफिशियंसी मैग्नीज की अधिकता से होता है या फिर मैग्नीज की कमी से, सॉरी मैग्नीशियम की कमी से या मैग्नीशियम की अधिकता से। क्लोरोसिस कहाँ पर? तो प्लांट में क्लोरोसिस किसकी वजह से देखने को मिलता है? चलिए भाई बहुत बढ़िया, और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे। हाँ जी शिवानी जी, बिल्कुल क्वेश्चन ज़्यादा हैं और करने में मज़ा आता है, क्वेश्चन क्लास अच्छी लगती है। चलिए धन्यवाद आपका, ऐसे ही जुड़े रहिए। और एक चीज़ और आपके लिए कि आपकी अभी आपको पता है एस्टेट वाले बच्चों का जो बिहार में है ना, उनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो हम आपके लिए अलग अलग पीजीटी के, जैसे पीजीटी में आपका जूलॉजी वाला एग्जाम हो रहा है और बॉटनी वाला, तो उसके मैराथन आने वाली है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी एक ही क्लास में पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर किए जाएंगे। तो कल हो सकता है आपकी मैराथन आएगी, तो उसमें भी सभी लोग जुड़िएगा और आपको टाइमिंग का बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी एक बार आप लोग सेशन, एक बार आप चैनल पे जरूर देख लीजिएगा कि जो शेड्यूल लगा रहेगा, और वो क्लास आपकी लगभग 5-6 घंटे की होगी, तो वो क्लास में जरूर जुड़िएगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है शिवानी जी, सभी लोग मैराथन में जरूर आइएगा, वो टाइम हम आपको बता देंगे। हाँ, एस्टेट जूलॉजी की ही क्लास होगी, पहले जूलॉजी की होगी, उसके बाद बॉटनी की क्लास करेंगे। ठीक है, बायो हब जी गुड मॉर्निंग। तो मैराथन आपकी बता दी जाएगी आज कब टाइम होगा, और चैनल पर आप लोग एक बार देख लिया करिए कि क्लास का शेड्यूल क्या लगा है। वैसे ये वाली क्लास आपकी नहीं ब्रेक होगी, ये अभी आप चलेगा। हाँ, कल ही कोशिश करेंगे यादव नेहा जी कि आपकी मैराथन कल ही हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल कल ही हो जाए, कोशिश करेंगे, और उसमें सभी लोग जुड़िएगा। चलिए शिवानी जी आ जाइए। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन में, आ जाते हैं। चलो भाई, कॉज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट्स, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता है, ऐसा है क्या? आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लिया करिए, जिससे पता चल जाएगा कि क्लास का टाइमिंग आपका क्या है। वैसे हमारी क्लास का टाइमिंग तो फिक्स है,
11 बजे ही होती है आपकी क्लास, और ये 2 घंटे क्लास लगभग चलती है, तो 11 से 1 ये क्लास आपकी फिक्स रहेगी। बाकी जो आपकी एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैराथन वाला वो रहेगा। कल मैराथन ना कराएं मैम। बायो हब जी, वो मैराथन आपकी चैनल पे पड़ी रहेगी, तो आप जब फ्री होइएगा तब देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बच्चों का एग्जाम है ना, एस्टेट वाले बच्चों का एग्जाम है, तो उसके लिए जरूरी है, तो कल ही कोशिश की जाएगी कि कल ही आपकी मैराथन हो जाए। और दोनों, अभी कल वाला जूलॉजी का होगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बॉटनी का भी जल्दी से जल्दी आपको दे दिया जाए, क्योंकि अभी ये 6, 7, 8 इधर ही पेपर हैं सारे के सारे बच्चों का, तो हम बिल्कुल। हाँ हाँ, शिवानी जी बोल रही है मैम हम तो चैनल पर जाकर देखते हैं। हाँ बहुत सही शिवानी जी, देख लिया करिए, चैनल पर शेड्यूल लगा हुआ होता है कि कौन सी क्लास कब आने वाली है। चलिए अच्छा, आ जाइए, अब बात नहीं करते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी जो भी आपको पूछना रहेगा क्लास के अंत में हम बता देंगे, आपको सारी जानकारी क्लास के अंत में बता दी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो लाइव का अलग ही बात होता है बायो हब जी, तो उस समय आप कोशिश करिएगा कि आपका जो भी काम होगा वो निपटा लीजिएगा। और लाइव क्लास में, बिल्कुल लाइव क्लास में आप लोग भी आते हो, हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, 1 to 1 कन्वर्सेशन हो जाती है। तो ऐसे अच्छा अभी होता है ना कि जैसे वैसे इन जनरल होता है, जब ऑफलाइन होते हैं बच्चे तो एकदम ऐसे सामने से बैठे होते हैं, लेकिन ये भी कन्वर्सेशन ऐसा ही होता है कि ठीक है एटलीस्ट आप लोग हो साथ में, है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए अच्छा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। द कॉज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट्स, इन पौधों में हरित रोग का कारण क्या है? श्रीकांत गुप्ता जी स्वागत है आपका। चलिए भाई, एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अधिकता की वजह से होता है। एक्सेस ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की अधिकता की वजह से होता है। डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज या फिर डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज या डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। चलो भाई बिना देरी के आ जाते हैं क्वेश्चन में, सभी लोग बताएंगे कि क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए, तो जैसा आप पढ़ते हो कि जो क्लोरोफिल आपका पाया जाता है ना, क्लोरोफिल जो पाया जाता है उसका जो मेन कंपाउंड होता है वो क्या होता है आपका, तो बताएंगे कि मैम वो होता है मैग्नीज। और ये 15 से 20% आपको देखने को मिलेगा, है ना, 15 से 20% ये आपको देखने को मिलता है। तो और अगर ये कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो इसी का प्रभाव पड़ता है। अगर क्या है, अगर डिफिशियंसी हो गई मैग्नीज की तो बताएंगे कि मैम इसकी वजह से पौधों में हरित रोग होता है, ठीक है, पौधों में हरित रोग जिसको क्लोरोसिस कहा जाता है। और वो ये सबसे लक्षण पहले कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये पुरानी पत्तियों में ये लक्षण दिखाई देता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, ठीक है, पत्तियां क्या है, पीली पड़ने लग जाएंगी। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की वजह से ये होता है, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वाति यादव जी, चलिए बहुत बढ़िया, सभी को गुड मॉर्निंग और राधे राधे। आप सभी लोग लाइव आ जाइए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। आ जाइए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 18% साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर बेसेस विल बी। एक द्विसूत्री डीएनए में 18% साइटोसिन है, तो दूसरे क्षारों का प्रतिशत क्या होगा? चलो ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए आपसे दिया है, आपसे ध्यान देंगे, ये दिया है परसेंटेज आपका किसका, साइटोसिन का, ठीक है, साइटोसिन का आपका दिया है कितना, ये दिया है 18%, 18% दिया है। अब आपसे पूछा क्या है कि बाकी क्या है, साइटोसिन है, तो दूसरे क्षारों का प्रतिशत क्या होगा। साइटोसिन के अलावा जो क्षार हैं उनका प्रतिशत पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया है एडेनिन के लिए 18%, थायमीन 32% एंड ग्वानिन दिया है आपका 32%। बी ऑप्शन दिया है 32% एडेनिन, थायमीन 18% एंड ग्वानिन दिया है आपका 32%। सी ऑप्शन आपका दिया है एडेनिन 32%, थायमीन 32% एंड ग्वानिन 18%। एंड लास्ट आपका दिया है एडेनिन 18%, थायमीन 32% एंड ग्वानिन आपका दिया है 32%।
चलो भाई बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। तो एक बार सभी लोग बता देंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो अच्छा, तो दो चीज पढ़ते हैं यहाँ पर, एक आप पढ़ते हो प्यूरिन और एक पढ़ते हैं पिरिमिडीन, है ना। क्या पढ़ते हैं, तो एक तो आप पढ़ते हो प्यूरिन जो कि होता है एडेनिन प्लस क्या है, एडेनिन प्लस ग्वानिन, है ना। एडेनिन प्लस ग्वानिन आप पढ़ते हो, तो वो पढ़ते हो प्यूरिन वाले जो क्षार होते हैं, प्यूरिन वाले जो बेस होते हैं, ये आपके 50% बनाते हैं। और दूसरा आपका होता है थाइमीन प्लस साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन प्लस ग्वानिन ये आपका बनाते हैं 50%। और ये होते कौन से हैं, तो ये कहेंगे ये होते हैं प्यूरिन, प्यूरिन वाला हो गया। और बाकी क्या है, एडेनिन प्लस ग्वानिन, इधर हो जाएगा साइटोसिन और थाइमीन। साइटोसिन प्लस थाइमीन कह लीजिए, ये कितना बनाएंगे, तो ये बाकी का 50% बनाएंगे। अब ये क्या है, ये पिरिमिडीन होते हैं आपके। अब इसमें एक चीज और होती है कि एडेनिन और किसका क्या होता है, बेस कॉमन होता है। तो कहेंगे कि मैम एडेनिन थाइमीन के बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है ना। एडेनिन क्या है, थाइमीन के बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख लीजिए एडेनिन, जैसे आप कह सकते हो क्या है, एडेनिन बराबर होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बायो हब जी बता रही हैं AG प्यूरिन और CT पिरिमिडीन, बिल्कुल वही तो लिखा है। चलिए, तो एडेनिन किसके बराबर होता है, ये थाइमीन के बराबर होता है। और साइटोसिन कह सकते हैं ये क्या है, ग्वानिन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज क्या दिया है, आप परसेंटेज देख लीजिए। परसेंटेज आपका दिया है साइटोसिन का, तो साइटोसिन अगर 18% है तो ये ग्वानिन भी आपका 18% होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एडेनिन प्लस, अगर एडेनिन प्लस ग्वानिन करें और इधर साइड आप कह सकते हो साइटोसिन प्लस, एक मिनट ये स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप करिए एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइटोसिन प्लस थाइमीन। आपका क्या दिया है, आपका दिया है यहाँ पर साइटोसिन दिया है ना, साइटोसिन दिया है। तो चलिए, साइटोसिन दिया है तो उस आधार पर कह सकते हो आप ऐसे कि साइटोसिन और ग्वानिन, यहाँ पर आप A प्लस 18 इधर हो जाएगा और ये भी 18 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा T। तो यहाँ पर आप इससे निकाल सकते हो, इसमें कितना आ जाएगा, तो एडेनिन आपका आ जाएगा यहाँ पर। अगर इससे निकालेंगे तो एडेनिन इधर आपका, थाइमीन ये देखिए यहाँ पर थाइमीन आपका 32% इधर आ जाएगा और एडेनिन भी 32% आ जाएगा, ठीक है। 32% एडेनिन, 32% आपका थाइमीन होगा। उसके अलावा जो आपका साइटोसिन है वो 18% दिया है और साइटोसिन से थाइमीन आप लगा सकते हो 18%। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन C आई थिंक। एडेनिन आपका कितना है 32%, थाइमीन भी आपका 32% और ग्वानिन आपका 18% हो जाएगा साइटोसिन के बराबर, बढ़िया, ठीक है। चलिए, हाँ तो यहाँ पर आप लगाओगे कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, कहेंगे मैम ऑप्शन C बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंकज कुमार दिवाकर यादव नेहा बायो हब। चलो, और लोग भाई कहाँ गए, बाकी लोग भी कहाँ गए, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विच सिक्रीट्स कैल्सिटोनिन, इनमें से कौन सा है जो कैल्सिटोनिन का स्रावण करता है। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सी सेल्स ऑफ पैराथायराइड, सी सेल्स ऑफ थायराइड, बी सेल्स ऑफ पैनक्रियाज या फिर एड्रिनल मेडुला।
इनमें से कौन सा है जो कि कैल्सीटोनिन का सिक्रीशन करता है? किसकी बात कर रहे हैं मैम? कैल्सीटोनिन का। हाँ जी भाई, चलो भाई फटाफट से बताएंगे कैल्सीटोनिन का सिक्रीशन। समीरा शेख जी, कल कहाँ थी आप? कल की क्लास में आप दिखाई नहीं दी। कुछ बच्चे क्या हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं, है ना, मुझे नाम याद रह जाते हैं आप लोग के, मैं बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देती हूँ कि कौन सा बच्चा क्लास में आया है कि नहीं। चलो तो आइए बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सिक्रीट्स कैल्सीटोनिन, इनमें से कौन सा है जो कि कैल्सीटोनिन का सिक्रीशन करता है? सी सेल्स ऑफ पैराथायराइड, सी सेल्स ऑफ थायराइड, वी सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, या फिर एड्रिनल मेडुला। चलो भाई बताएंगे फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग बताएंगे, थर्ड के लिए ऑप्शन क्या बता रहे हैं? बी। हाँ चलो बहुत बढ़िया, और लोग आंसर करिए भाई, सभी लोग एक बार। सब श्रीकांत जी प्रिंसिपल, हम मैम स्कूल में वर्क बहुत था। अच्छा, प्रिंसिपल हूँ मैम, स्कूल में वर्क बहुत था। ओके चलिए, ये क्या बोल रहे हैं? हार्मोन का सारा भार थायराइड में होता है। अच्छा जी, चलिए और लोग आंसर करिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, विच सिक्रेट्स कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन का सिक्रीशन कौन करता है? तो बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग, ये होता है सी सेल्स ऑफ थायराइड से, थायराइड की सी कोशिकाओं से होता है ना। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज ये क्या निकालती हैं? तो बताएंगे कि मैम यहाँ से होता है इंसुलिन का सिक्रीशन, है ना, इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। एड्रिनल मेडुला से क्या निकलता है? तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिनको कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन, वो निकलते हैं। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले आ जाते हैं। एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है किसके द्वारा? फॉलिकुलर सेल के द्वारा, लीडिंग सेल्स के द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, या फिर सर्टोली सेल्स के द्वारा। चलो भाई फटाफट से बताएंगे, अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे सभी लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है? चलो कुछ लोग 4 का डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। चलिए और लोग बताइए, चलो भाई और लोग आंसर करेंगे। एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन कहाँ से होता है? ठीक है, चलिए आंसर करिए सभी लोग। एंड्रोजन हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन में आता है, कहां से इसका सिक्रीशन होता है? चलिए चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग अथर्व जी, आ जाइए क्वेश्चन में आ जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया पवन कुमार दिवाकर, अथर्व जी। चलिए जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। अमृता पांडे, चलो भाई तो आप जानते हो एंड्रोजन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन में आता है, और मेल सेक्स हार्मोन में ये स्रावित कहाँ से होता है अगर पूछा जाए तो बताएंगे कि ये होता है टेस्टिस में पाई जाने वाली लीडिंग सेल्स से, है ना। कहाँ से? टेस्टिस में लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, उनसे इसका स्रावण होता है। क्लियर है? फॉलिकल सेल आप पढ़ते हो, फीमेल्स में एस्ट्रोजन का, फीमेल्स में क्या होता है? एस्ट्रोजन का ये क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं। कॉर्पस ल्यूटियम भी फीमेल में पढ़ा जाता है ना, इससे क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोजेस्ट्रॉन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप सर्टोली सेल्स भी आप कहाँ पर पढ़ते हो? तो टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं, और इनका काम होता है जो भी वहां पर स्पर्म बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करना। उसके अलावा इनसे इनहिबिन भी निकलता है। ठीक है, इनहिबिन हार्मोन भी निकलता है। तो चलिए ये ध्यान रखेंगे। चलो भाई ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही उत्तर। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सेंटिक सेल्स सिक्रीट्स, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं श्रावण करती हैं किसका? इंटेस्टाइनल जूस ऑफ इलियम, बाइल जूस इन ड्यूडेनम, HCl इन स्टमक या फिर इंसुलिन इन ड्यूडेनम। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, रविन गौतम जी कर रहे हैं। 701 सीट पर एक कंपटीशन है, बायो के स्टूडेंट हैं किस बैच में? हाँ भाई, आपका सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो बायो वालों में ही है। क्यों? क्योंकि बायो वालों में जो आपकी सीट है ना, उसमें 707 बच्चे हैं एक सीट के लिए, है ना। एक सीट के लिए 707 बच्चों का कंपटीशन है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी मेहनत करनी है आपको। इसीलिए हो रहा है कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि 707 के आप रैंक लेके आओ। बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना, सीटें सीमित हैं। और होता क्या है कि जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जैसे MSc वगैरह लोग करते हैं तो ज्यादातर जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं वो ज्यादा होते हैं। बॉटनी में कम है, जबकि बॉटनी या अदर सब्जेक्ट में कम है बच्चे, बट जूलॉजी वाले बच्चे काफी ज्यादा हैं। तो इसी वजह से ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट कोई नहीं, हमको तो एक सीट से मतलब है ना। हमको एक सीट चाहिए और हम उस सीट के लिए इतनी मेहनत करेंगे, इतनी जबरदस्त तैयारी करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन कि हम देखते ही क्वेश्चन पहचान जाएंगे कि अरे इसका आंसर तो ये होगा, और वो सीट हमारी पक्की हो जाएगी, है ना भाई। हमको अपनी सीट पक्की करनी है, हमको क्या मतलब है कितना क्या होता है करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए अच्छा। तो यहाँ पर बताएंगे ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट्स, ऑक्जेंटिक सेल्स का सिक्रीशन क्या होता है, कहाँ पर ये देखने को मिलती हैं? तो ये देखने को मिलती हैं आपके स्टमक में, और स्टमक में आमाशय में HCl का जो सिक्रीशन होता है वो इनके द्वारा होता है, ठीक है। इंसुलिन इन ड्यूडेनम, इंसुलिन कहाँ से भैया? ड्यूडेनम से नहीं निकलता है, ये निकलता है आपके पैनक्रियास से। बाइल जूस कहाँ से निकलता है? तो बताएंगे कि बाइल जूस निकलता है आपके कहाँ से? लिवर से, है ना। इंटेस्टाइनल जूस भी आपको देखने को मिलता है इंटेस्टाइन में। चलो भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं जय बालाजी महाराज। ऑप्शन ए नहीं होगा बेटा, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर HCl निकलता है स्टमक में, HCl के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं ये। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फाउंड इन, न्यूमोटैक्सिक केंद्र स्थित होता है ब्रेन के किस पार्ट में? न्यूमोटैक्सिक सेंटर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पॉन्स में, बी ऑप्शन है सेरिब्रम में, सी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस में, एंड डी ऑप्शन है डायनसेफलॉन में। चलो भाई आ जाइए, सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फाउंड इन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर देखने को मिलता है? बहुत बढ़िया, चलो सभी लोग बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर पाया जाता है? बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये पाया जाता है आपके पोन्स वाले पार्ट में, है ना। ब्रेन के सबसे निचले वाला जो हिस्सा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? तो कहेंगे कि मैम ये रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन कंट्रोल करने के लिए, है ना। रेस्पिरेशन वगैरह यहाँ से आप देखते हो कहाँ? न्यूमोटैक्सिक सेंटर से कंट्रोल होता है। चलिए भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, ठीक है। हाइपोथैलेमस आप पढ़ते हो, यहाँ पर सारे के सारे जो आपके इमोशंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। उसके अलावा जैसे क्रोध हो गया, क्रोध हो गया, उत्साह हो गया, पीड़ा हो गई, दुख सुख, भूख प्यास, विलाप, ताप, सब यहीं से नियंत्रित होता है। कहाँ से? तो बताएंगे कि ये होता है आपके हाइपोथैलेमस से। डायनसेफलॉन में आपका जो सुनने का, आपका जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद ग्रंथियां होती हैं, स्पर्श हो गया, ये सब नियंत्रित होता है। और प्रमस्तिष्क हमारी इच्छा शक्ति और बुद्धि वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कनेक्ट्स ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है। मैराथन होगी भाई, कल आपकी मैराथन होगी जूलॉजी की, कल जूलॉजी की मैराथन होगी और सभी लोग जुड़िएगा। मैं टाइम बता दूंगी, अभी आपका शेड्यूल भी लग जाएगा, तो एक बार चैनल पे आप लोग सब लोग देख लीजिएगा। कल में भी शाम में आपकी क्लास लगेगी मैराथन, और काफ़ी लंबी क्लास होगी, 5-6 घंटे की क्लास होगी लगभग, तो आराम से सभी लोग फुर्सत होके आइएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बताएंगे सभी लोग, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिल को एंजाइम ए, बी ऑप्शन है आपका सिट्रिक एसिड, सी ऑप्शन है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड डी ऑप्शन है पायरुविक एसिड। चलो भाई फटाफट से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार तेजी से आंसर करेंगे ताकि क्वेश्चन में आगे बढ़ें जल्दी जल्दी। हाँ, मे बी इवनिंग में ही लगेगी शिवानी जी, क्योंकि बाकी क्लासेस भी चल रही हैं चैनल पे, तो शेड्यूल जैसे मिल पाएगा वैसे आपको बताया जाएगा। इवनिंग में तो सब फ्री ही रहते हैं ज़्यादातर, है ना। दिन में जिसके पास भी जो काम होता है तो आपकी सुविधा अनुसार भी देखा जाएगा, इवनिंग में ही क्लास चलेगी आपकी। चलिए अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कनेक्ट्स ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। आ जाइए, यहाँ पर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। एसिटिल को एंजाइम ए, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड पायरुविक एसिड। अच्छा बेटा, अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास के लास्ट में हम बता देंगे कौन सा टाइम होगा, शेड्यूल बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। अभी क्लास में ध्यान दे लीजिए। चलो हरिभजन सिंह आ जाइए। अच्छा, क्वेश्चन में ध्यान देंगे, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी माना जाता है। बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग बता देंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर होता है एसिटिल को एंजाइम ए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े होंगे, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, पायरुविक एसिड कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बताएंगे कि मैम ये किसका लास्ट प्रोडक्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस का, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ठीक। ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पर फिलहाल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय। रंध्रों का खुलना व बंद होना नियंत्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका फेरिक आयन, फेरिक आयंस के द्वारा, बी ऑप्शन पोटेशियम आयंस के द्वारा, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम आयंस के द्वारा, या फिर जिंक आयंस के द्वारा। चलो भाई सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8, रंध्रों का खुलना व बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया, तो ये होता है पोटेशियम आयंस के द्वारा, है ना। पोटेशियम आयंस के द्वारा ये कंट्रोल होता है। ऑप्शन क्या कहेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन बी पोटेशियम आयन, बहुत बढ़िया, सभी लोग एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनोक्लाइमेक्स थियरी ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाज प्रपोज्ड बाय। चरम समुदाय का एक चरम समुदाय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका चैंपियन ने, बी ऑप्शन है क्लीमेंट ने, सी ऑप्शन है टेंसले ने, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है आर.एच. विटेकर ने। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताएंगे सभी लोग राइट आंसर। आ जाइए सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। मोनोक्लाइमेक्स थियरी ऑफ क्लाइमेट कम्युनिटी वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया है। चलिए, तो मोनोक्लाइमेट थियरी ये भी पढ़ते हैं, पॉली क्लाइमेट थियरी पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब आप पढ़ते हो कहाँ पर, ये पढ़ते हैं आप क्लाइमेट में, जलवायु परिवर्तन में। अब यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया है। बहुत बढ़िया, सभी लोग एकदम सही आंसर बता रहे हैं। ये दिया गया है फेडिक क्लेमेट के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। किसके द्वारा दिया गया है, तो फ्लेडिक क्लीमेंट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन एंजियोस्पर्म्स
ए टिपिकल एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी। आवृत बीजियों में एक प्रारूपिक भ्रूणकोश परिपक्व अवस्था में होता है, क्या कंडीशन होती है उसकी? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, बी ऑप्शन है 8 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड, सी ऑप्शन है 7 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड, या फिर 7 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। बहुत क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पढ़े हैं, है ना, बहुत पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 10th के लिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। तो ये हम पढ़ते हैं 7 सेल्ड, है ना, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन पढ़ते हैं कहाँ पर, और ये बनता किसकी वजह से है? तो कहेंगे कि मैम ये बनता है ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात, है ना, ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात बनता है। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, बहुत सही। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल पॉजेसेस ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है? आ जाइए, पहला क्वेश्चन दिया, पहला ऑप्शन दिया है आपका क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन आपका दिया है लाइसोसोम, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन है न्यूक्लियस। चलिए बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 ए कहां से होगा भैया? 11 रोबिन गौतम जी, ए कहां से होगा? क्लोरोप्लास्ट तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, आपसे सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पूछा है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग। केमिस्ट्री गर्ल सुचि मिश्रा, दीपक जी, अथर्व राठौर, पल्लवी सक्सेना, पूजा यादव, श्रीकांत गुप्ता सॉरी, रेसु, रुचि पटेल। हाँ चलो आ जाइए, तो यहाँ पर बताएंगे लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। बाकी आप इसमें पढ़ते हो, तो बाकी आप इसमें पढ़ते हो। क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें, डबल मेम्ब्रेनस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस भी आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो जाता है। हाँ जी, स्पेरोसोम भी होता है सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम में आप पढ़ते हो पाया क्या जाता है, तो इनमें पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और इनका काम होता है, ये क्या है, पचाने का काम करते हैं, और इनको कहा जाता है एटम बम। हाँ जी, एटम बम, या इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। इनका पीएच कितना होता है? इनमें जो पीएच होता है वो लगभग 5 होता है ना, हाईली एसिडिक होता है, एसिडिक पीएच होता है, जिसकी वजह से ये सेल के अंदर अगर फट गए किसी वजह से, तो ये पूरी की पूरी सेल को ही क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। बिल्कुल, हाँ जी। चलो, तो ऑप्शन बी यहाँ आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ जाइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क हैज एन इंटरनल सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मोलस्का है जिसके बॉडी के अंदर सेल पाई जाती है? सेल मतलब कवच, कवच आप पढ़ते हो ना, मोलस्कस में पढ़ते हैं। ऐसे क्या है, ऐसे उनकी बॉडी में कवच होता है, यहाँ पर उनके सारे के सारे विसरल ऑर्गन होते हैं, और ऐसा इनका फूट होता है नीचे। ये क्या होता है, फूट होता है, मतलब नीचे पैर वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं मेंटल। और यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, इनके विसरल ऑर्गन होते हैं, सब विसरल ऑर्गन यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मोलस्कन्स भी हैं जिनके बीच में कह सकते हैं, जिनकी बॉडी के बीच में क्या होता है, वो ये जो इंटरनल सेल पाया जाता है। चलो, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका नेटिलस, बी ऑप्शन है टेरिडो, सी ऑप्शन है सीपिया एंड डी ऑप्शन है लेमिलीडेंस। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। तो ये कौन सा है, इसको कहा जाता है डेविल फिश, है ना, क्या कहा जाता है, डेविल फिश, सीपिया, सॉरी कटल फिश, हाँ कटल फिश कहते हैं इसको, सीपिया को क्या कहते हैं, कटल फिश, डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को, सॉरी। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। हाँ कटल फिश, सॉरी कटल फिश होता है, मैंने भी गलती से बोल दिया, कटल फिश होता है इसका, और डेविल फिश बोलते हैं ऑक्टोपस को। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इन चिक द एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इज, कुक्कुट में प्रारंभिक जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन एमनियन, बी ऑप्शन है एलेंटोसिस, सी ऑप्शन है कोरियन, या फिर योगसेक। चलो, एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन चिक में पूछा है, एम्ब्रियोनिक टाइम पे इसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? एमनियन के थ्रू, एलेंटोसिस के थ्रू, कोरियन के थ्रू, या फिर योगसेक के थ्रू। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, सभी लोग एक बार बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल एलेंटोसिस होता है ना, एलेंटोसिस होता है, एलेंटोसिस हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ऑप्शन बी। हाँ जी, एमनियन क्या होता है? तो एमनियन बताएंगे कि मैम ये काम करता है किसका? भ्रूण को बाहरी आघातों से चोट अगर लगती है तो उससे रक्षा का काम करता है ना। कोरियन प्लासेंटा के निर्माण में हेल्प करता है, और योगसेक का काम क्या होता है? ये प्राथमिक पोषक की तरह काम करता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। 1973 में, 1972 में, 1975 में, या फिर 1974 में। चलो, प्रोजेक्ट टाइगर सभी लोग बताएंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई है? सभी लोग आंसर करेंगे। और जो बच्चे रेगुलर क्लास में होंगे उनको पता होगा, जो बच्चे रेगुलर क्लास में होंगे उनको पता होगा, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना भाई। जो बच्चे क्लास में होंगे उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलिए, आप लोग आंसर करिए, मैं पानी पी लेती हूं तब तक। सभी लोग एक बार फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक है भाई, चलो चलो, हाँ सभी लोग बता रहे हैं। चलिए, और इसमें एक चीज और पूछा जाता है आपसे, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर है, सॉरी, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भी बता दीजिए, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है, आ जाइए। हाँ, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत गिर में नहीं है भैया। कहाँ गिर बता रहे हैं? गुजरात। कैसे गुजरात में पहुंच गए? वो क्या है? गिर वो अभ्यारण्य है। कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क बता रहे हैं। देखो, सब गलत बता रहे हैं। द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ, है ना। 1973 में स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ा मैंने पूछा है, सबसे बड़ा, हाँ देखो समीरा जी बता रही हैं, बिल्कुल सही, नागार्जुन है। हाँ हाँ, नागार्जुन है, बहुत बढ़िया। नागार्जुन जिनका बता रहे हैं वो सही है, गिर में नहीं जाएगा भाई। चलिए, उत्तराखंड क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत हुई थी इसकी। हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत हुई थी इसकी। और सबसे बड़ा जो आपका कह सकते हैं, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर, है ना। श्रीशैलम पढ़ते हो, श्रीशैलम अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लार्जेस्ट श्रीशैलम नागार्जुन जो पढ़ते हैं वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। चलो भाई, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 14th के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबेलियन मेडुसा इज, ओबेलियन मेडुसा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डेट्रीवोरस फीडर है, बी ऑप्शन ओमनीवोरस है, सी ऑप्शन है कार्निवोरस है, या फिर हर्बीवोरस है। चलो भाई ओबेलिया मेडुसा के लिए बता दीजिए। ओबेलिया में दो, जैसे आप पढ़ते हो ना सीलेंट्रेट्स में दो स्टेट पढ़ते हैं, मेडुसा और पॉलिप स्टेज, तो आपसे पूछा है ओबेलिया में जो मेडुसा स्टेज होती है वो कैसी होती है? क्या वो डेट्रीवोरस फीडर होता है, क्या वो ओमनीवोरस फीडर होता है, या वो कार्निवोर्स होता है, या फिर हर्बीवोर्स होता है ना? तो बताएंगे कि ओवेलिया के मेडुसा में क्या होता है, इनमें वेलम पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? वेलम स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, वेलम पाए जाते हैं, और ये शिकार करने का काम करते हैं, शिकार करते हैं, दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये कार्निवोर्स की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ओवेलिया आप पढ़ते हो, ये क्या है? ये निडेरियंस का मेंबर है, और इनमें क्या है? ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, है ना, कॉलोनी के रूप में रहता है। चलिए जलीय रूप जलीय होता है और कॉलोनी के रूप में रहता है। वेल्लम पाया जाता है, बिल्कुल। और वेल्लम का काम क्या होता है? तो ये काम करता है शिकार को पकड़ने में और मार कर इसको खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज। जो आप रोटी खाते हो डेली जो रोटी खाते हो उसका बोटेनिकल नेम पूछा है आपसे। चलिए आ जाइए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रिटिकम टर्जिडम, बी ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम, सी ऑप्शन है ट्रिटिकम मोनोकोकस, या फिर ऑल ऑफ द एबव। डेली जो रोटी खाते हैं भाई उसका साइंटिफिक नेम पूछा है, बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट। चलिए ये तो आई थिंक सबको पता होगा, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। चलो गेहूं की 3 प्रजातियां आप पढ़ते हो, एस्टाइवम, ड्यूडरम और डाइकोकम, ये 3 स्पीसीज पढ़ते हैं। और आपको पता है कि संसार में चावल के बाद जो खाने वाला भोज्य पदार्थ है या अनाज है वो आपका गेहूं है ना। और इंडिया में भी आपको चावल के बाद अगर कुछ देखने को मिलता है तो वो है गेहूं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो चावल का बहुत अधिक उत्पादन करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उत्पादन होता है वो होता है गेहूं का। चलिए तो हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो आप नॉर्मल खाते हो, हाँ बिल्कुल। चलिए इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बट रोटी नहीं अच्छी लगती तो क्या खाते हैं? रोटी नहीं अच्छी लगती तो क्या खाते हैं? बायो ब्लूम जी अभी क्या है आपको बता देती हूँ मैं एक चीज। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जो सबसे बेस्ट फूड है वो आपका यहीं का है, इंडिया का। दाल चावल सब्जी रोटी, इससे बेहतर फूड आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। पूरी दुनिया में आप घूम आइए और लास्ट में आके यही होगा कि घर का खाना बेस्ट है। और घर के खाने में भी आपका जो शुद्ध घर का खाना, दाल चावल सब्जी रोटी और जो आप सलाद उसके साथ ले लो और रायता ले लो, उससे बेहतर कोई फूड है ही नहीं, है ना। चलो अच्छा आगे आ जाते हैं। पियर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोती किससे प्राप्त होते हैं? म्यूरेक्स टुंकटस से, बी ऑप्शन है पिंकटाडा वुल्गेरिस से, सी ऑप्शन है ब्रेंकियोस्टोमिया से, या फिर मेडिक्लेरिया से। चलो आ जाइए, चावल ही सही है, कह रहे हैं चावल ही खाएंगे, पूरे टाइम चावल ही खाएंगे, है ना। हाँ सही है, हाँ चावल। कहाँ से हैं बायो ब्लूम जी, आप कहाँ से हैं? एक बार बताइए कहाँ से हैं आप। ये प्रभाव पड़ता है जहाँ से, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल वगैरह में जाएंगे तो। अच्छा मैम आप चटनी भी भूल गई, चटनी तो भूल ही गई। हाँ ये बिल्कुल सही बता रही हैं अमृता जी, चटनी तो भूल गए हम, चटनी भूल गए, सही बात है, चटनी भी उसमें ऐड कर लीजिए। बायो ब्लूम जी कहाँ से हैं आप जरा बताइए। चावल ही,
देखो लखनऊ से होके कह रही है चावल खाते हैं। अरे भैया उत्तर प्रदेश में रह के, राजधानी में रह के आप कह रहे हैं हम चावल ही खाते हैं। चलिए, हाँ, दाल चावल सब्जी रोटी और अमृता पांडे जी की तरफ से स्पेशल हरी धनिया की चटनी, है ना। चलिए, चलो भाई, तो ठीक है, चलो आ गया। अभी भूख लग गई, आधे से ज्यादा लोगों को भूख लग गई होगी दाल चावल सब्जी रोटी का सुन के। चलो, मोती किससे प्राप्त किया जाता है? मोती किससे प्राप्त होता है? चलो भाई क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए तो ये होता है पिंकटाडा वुल्गेरिस से, है ना। किससे निकलता है बताएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा पिंकटाडा वुल्गेरिस। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये करता क्या है कि जो भी संक्रमण वाले, जैसे इसके शरीर में क्या होता है, कोई संक्रमण वाले ऐसे कोई भी सब्सटेंस आ गए तो ये उनको पकड़ लेता है और उनके चारों तरफ ऐसे क्या होता है, खोल बना देता है। मान लीजिए ये क्या है, कोई ऐसा चीज इसके अंदर आ गई जिससे संक्रमण हो रहा है, तो इसको पकड़ के ये पूरे तरफ से ऐसे खोल बना देता है और वही फिर लास्ट में मोती बन जाता है ना। चलिए, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोलस्का का मेंबर है और ये जलीय जीव है, पूर्ण रूप से क्या है, मेराइन होता है, समुद्र में पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट रेज्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट इज टर्म एज। एक ही पादप से प्राप्त आनुवंशिकता समरूप पादपों की समष्टि कहलाती है। चलो भाई आगे आ जाओ। फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्लोन, बी ऑप्शन है हाइब्रिड, सी ऑप्शन है साइब्रिड या फिर ऑल ऑफ द एबव। चलिए चलिए, किस शुभ काम में देरी हो रही है स्वाति यादव जी, किस शुभ काम में? चलो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बताइए। अच्छा बात मत करिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। आइए भाई, ए जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट रेज्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट। ध्यान देंगे, सिंगल प्लांट से ही अगर वो क्या हो रहा है, वो रेज्ड किया जा रहा है तो उसको कहा जाता है क्लोन, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्लोन कहा जाता है। संकर क्या होता है, जब क्या है, दो स्पीसीज को आपस में क्रॉस करा के कोई नई स्पीसीज बनाई जाती है ना। दो स्पीसीज को मान लो क्या है, आपस में क्रॉस करा के एक नई स्पीसीज हाइब्रिड बनाया जाता है, तो इसको कहेंगे हाइब्रिड, है ना। साइब्रिड क्या होता है, साइब्रिड, साइब्रिड बता देंगे तो साइब्रिड क्या होता है, ये जब दो भिन्न गुणों वाले प्रोटोप्लास्ट को मिलाया जाता है। यहाँ पर साइब्रिड में क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट को मिलाते हैं, वो भी अलग अलग, दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट को जब मिलाकर आगे बनाया जाता है तो ये साइब्रिड कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज सिचुएटेड इन विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये अभी हमने पढ़ा है ना। फर्स्ट ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, सॉरी मेडुला रीजन, बी ऑप्शन है सेरिबेलम, सी ऑप्शन कॉर्पस कैलोसम या फिर सेरिब्रम वाले पार्ट में। अभी हमने पढ़ा ये क्वेश्चन, है ना, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, यही सेम क्वेश्चन था, बस उसमें ऑप्शन अलग दिए थे और थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी। बस सेम क्वेश्चन था, लैंग्वेज बस थोड़ा सा डिफरेंट था। चलो भाई 19 के लिए सभी लोग बता देंगे क्या होगा राइट आंसर। चलिए चलिए सभी लोग बताइए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज सिचुएटेड इन विच पोर्शन ऑफ ब्लड, सॉरी इन विच पोर्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के किस पार्ट में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है? आ जाइए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। चलिए चलिए सभी लोग फटाफट से आंसर करिए, है ना। तो अभी हमने पढ़ा पॉन्स में होता है, और पॉन्स कहाँ पाया जाता है, तो कहेंगे कि मैम ये मेडुला वाले पार्ट में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या काम होता है, तो पोस्चर वगैरह बैलेंस करने का काम करता है ना। सेरिबेलम क्या काम करता है, और ये तंत्रिका कोशिकाओं को अतिरिक्त स्थान भी प्रदान करता है ना। तंत्रिका कोशिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्राप्त करता है। इसमें फोल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, ऐसे जो ब्रेन की फोल्डिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। कहाँ पर? सेरिबेलम वाले पार्ट में। क्लियर है। कार्पस कैलोसम ये सेरिब्रम का पार्ट होता है एक।
कार्पस कैलोसम किसका पार्ट है? तो बताएंगे कि ये सेरिब्रम वाला पार्ट है। और सेरिब्रम आप पढ़ते हो, सेरिब्रम जिसको क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क कहा जाता है, सॉरी प्रमस्तिष्क कहा जाता है। यहाँ पर आप पढ़ते हो, यहाँ पर निर्णय वगैरह लेने की जो आपकी बुद्धि क्षमता है वो सारा का सारा यहीं से कंट्रोल होता है, फर्स्ट पार्ट से। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स विथ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का सिक्रीशन कौन करता है? अभी ये हमने पढ़ा है ना, अभी ये हमने पढ़ा। फर्स्ट ऑप्शन है म्यूकस नेक सेल, बी ऑप्शन है चीफ सेल, सी ऑप्शन है ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर सलाइवरी सेल्स। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का सिक्रीशन कौन करता है? अभी सेम क्वेश्चन किया ना, सेम क्वेश्चन किया हमने, फटाफट से बता दीजिए। अच्छा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? हाँ जी, तो बताएंगे कि मैम अभी तो ये सेम क्वेश्चन किया था, है ना। ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? HCl का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलो भाई, सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी से क्या होता है? सलाइवा निकलता है, सलाइवा निकलता है। ठीक है, लार ग्रंथियों से लार का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर म्यूकस सेल्स का काम होता है, ये श्लेष्म स्रावित करती हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? म्यूकस सिक्रीशन करती हैं। चीफ सेल्स का काम होता है, जो चीफ सेल्स पाई जाती हैं इनका काम होता है पेप्सिनोजन और पेप्सिन, पेप्सिनोजन ये सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजन, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? क्लास डिस्टर्ब हो रही है बफरिंग के कारण। भैया बफरिंग हो रही है क्या? एक बार बता दीजिए। नहीं भाई ठीक है सब। शिवानी जी बफरिंग तो नहीं हो रही है ना। एक बार क्लास को अगर ऐसा होता है तो आप लोग रिफ्रेश कर लिया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आ जाइए। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, कोलोन में, इलियम में, सीकम में या फिर रेक्टम में? चलो भाई फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है। श्रीकांत गुप्ता जी आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, उसके अलावा एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए क्लास को। बफरिंग तो नहीं हो रही है, बस नेटवर्क इशू होगा शायद जी, देख लीजिए एक बार। ठीक है चलो सही है। कौन से पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, दैट इज सीकम, है ना। क्या हो जाएगा? तो सीकम, जिसको क्या कहते हैं? अंधनाल के नाम से जाना जाता है, सीकम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये कहेंगे कि पाए जाते हैं सीकम में। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, सीकम में पाए जाते हैं। बड़ी आंत का एक भाग, सॉरी मैंने छोटी आंत बोला क्या? बड़ी आंत का एक भाग होता है तो सीकम में पाए जाते हैं। हाँ बड़ी आंत में होता है, सीकम में क्या होता है? पाए जाते हैं। और आप जैसे पढ़ते हो ना, ह्यूमन में जो एस्केरिस होता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एस्केरिस आप पढ़ते हो ना ह्यूमन इंटेस्टाइन में, तो वो क्या है? वो यहीं पर चिपक के अपना भोजन लेता रहता है, यहीं पर पाया जाता है। हाँ चलो भाई बिल्कुल। कोलोन पहला वाला पार्ट होता है, इलियम क्या होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और रेक्टम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी एपरेटस? इनमें से कौन सा एक ऐसा
कौन बोल रहा है कोलोन होगा? कैसे भैया, कोलोन कैसे हो जाएगा? चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए, उसमें रेक्टम ही होगा, सॉरी सीकम होगा, सीकम में होगा। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22, विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल? कौन सा पादप कोशिकांग है जो कि पादप सेल में नहीं पाया जाता है? सॉरी, कौन सा कोशिकांग है जो पादप सेल में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी एपरेटस? चलिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा सेंट्रियोल, है ना। ये केवल और केवल आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में देखने को मिलते हैं, केवल और केवल आपके एनिमल सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आप प्लांट सेल में ही देखते हो, एनिमल सेल में नहीं होता है ना। क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ पर, तो कहेंगे कि केवल और केवल आपके प्लांट सेल में पाया जाता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, कुछ एनिमल भी ऐसे हैं, वी कैन नॉट से कि केवल और केवल, जैसे कि आप युगलीना पढ़ते हो ना, युगलीना क्या है? प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी माना जाता है, उसमें ये पाया जाता है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ? मीजोसोम संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन से, बी ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन से, सी ऑप्शन है रेस्पिरेशन से या फिर प्रोटीन सिंथेसिस से। चलिए सभी लोग एक बार फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ, यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसको कहा जाता है प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी। क्यों? क्योंकि वो दोनों कैरेक्टर शो करता है, प्लांट वाले भी और एनिमल वाले भी, है ना। प्लांट वाले ऐसे कि जब उसके पास वो ऐसी जगह पर है जहां पर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, क्लोरोप्लास्ट की मदद से वो फूड स्वयं बना लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, या रात में खासकर, तो वो एनिमल वाली कैटेगरी शो करता है ना। चलिए 23 के लिए ऑप्शन डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। मीजोसोम आप पढ़ते हो कहाँ पर? तो मीजोसोम कैरेक्टर होते हैं कहाँ पर? ये पढ़ते हैं, समान स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ते हो हायर प्लांट्स में या हायर एनिमल में, लेकिन मीजोसोम आप पढ़ते हो कहाँ पर? तो बताएंगे कि मीजोसोम मैम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, है ना। कहाँ पर? बैक्टीरियल सेल में आपको देखने को मिलता है, बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में कह लीजिए मीजोसोम पाए जाते हैं। इनका काम होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन तो करते ही करते हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है मैम? तो ये करता है राइबोसोम, है ना। और राइबोसोम सभी में पाया ही जाता है। स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट ये सेल ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है ना। क्या कहलाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, ठीक है, राइबोसोम। और इसी को कहा जाता है कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी, है ना। कोशिकांग, सेल विद इन सेल, सॉरी ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग। जैसे कि राइबोसोम आप पढ़ते हो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए 23 के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और चलिए, कल के जितने क्वेश्चन हैं पांडे जी, हाँ जी पांडे जी, तो ध्यान से पढ़िए, आ जाइए। हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही हुई है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने, बी ऑप्शन दिया है रॉबर्ट हुक ने, सी ऑप्शन दिया है थियोडोर सॉन ने या फिर रुडोल्फ विर्चू ने। इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि सेल का जो उत्पत्ति होती है वो पहले से मौजूद जीवित कोशिकाओं से होती है? इसके
संबंध में बहुत सारे सिद्धांत आप पढ़ते हो, है ना, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं। और जैसे कि कुछ सिद्धांत तो ऐसे हुए हैं कि क्या करते हैं, पसीने से भीगी शर्ट को रख दो तो चूहे पैदा हो जाएंगे, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हुए हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता, जहां पर पहले से जीव प्रेजेंट होगा वहीं पर नई क्या होगी, सेल निर्माण होगी। चलो भाई आगे आ जाइए, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सभी लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये रुडोल्फ विर्चू ने बताया था, है ना, और इन्होंने लॉ दिया था जिसको कहा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये बहुत पढ़ते हैं, है ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सभी के सभी जो प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाएं हैं उन्हीं से नई कोशिकाएं बनती हैं, है ना। किसको नींद नहीं आ रही है, किसको नींद आ रही है, पढ़ लो भैया, क्लास में पढ़ लो। चलो, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, है ना, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, तो न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट हुक को जाना जाता है किसके लिए, इन्होंने सेल की खोज की थी। और थियोडोर सोन ने बताया था सेल थियरी को, सेल थियरी को बताया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। रुडोल्फ विर्चू ने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और इन्होंने ही बताया था कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद जीवित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट इज, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स इज, टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक होती है, बोथ ऑफ द अबव होता है, या फिर नन ऑफ द अबव होता है। चलिए आ जाइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। चलिए थोड़ा सा स्पीड अब हम लोग बढ़ाएंगे और जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। टेरिडोफाइट में बताएंगे प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो बिना देरी के बताएंगे, इनमें प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक, क्लियर है, कैसी होती है, बिल्कुल स्पोरोफिटिक होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स आर साइट ऑफ, जंतु उद्यान स्थल हैं, कैसे स्थल हैं, एक्स सिथु कंजर्वेशन है, इन सिथु कंजर्वेशन है, बोथ ऑफ द अबव हैं, या फिर नन ऑफ द अबव हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क बताएंगे क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, सॉरी जूलॉजिकल गार्डन्स किसके अंतर्गत आते हैं, इन सिथु कंजर्वेशन या एक्स सिथु कंजर्वेशन किसके अंतर्गत आते हैं। चलिए तो बताएंगे कि ये क्या है, जो भी जीव हैं उनको क्या है, उनके मेन स्थान से निकालकर एक ऐसे परिवेश में रखा जाता है और वहां पर उनके समान जहां पर वो रहते हैं उनके जैसा ही वातावरण क्रिएट किया जाता है ना। तो ये एग्ज सिथु कंजर्वेशन में आ जाएगा। इन सिथु कंजर्वेशन मतलब कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं उस पूरे जगह को ही वो उनका आवास बना देना या उसको कंजर्व कर देना, वो इन सिथु कंजर्वेशन में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप आर क्लासिफाइड अंडर, कॉमा शेप बैक्टीरिया को किसके अंतर्गत रखा गया है, इनको कोकस कहते हैं, बैसिलस कहते हैं, विब्रियो कहते हैं, या फिर स्पाइरलम कहते हैं। चलिए चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन संख्या ज्यादा है और टाइम कम है तो फटाफट से हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा सा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या है 27 के लिए बताइए, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है। आप बहुत सारे बैक्टीरिया का क्या है शेप के आधार पर शेप के आधार पर पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। चलो भाई फटाफट बता दो क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर कॉमा शेप्ड को बोला जाता है विब्रियो। कॉकस क्या होता है, ये स्फेरिकल शेप होता है ना।
कोकस क्या है, स्फेरिकल, स्फेरिकल कह लीजिए या राउंड शेप। बैसिलस क्या होते हैं, रॉड लाइक। स्पाइरलम स्पाइरल शेप, है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, रॉड लाइक बैसिलस होते हैं। स्पाइरल क्या होते हैं, तो स्पाइरल बताएंगे कोकस होते हैं। और उसके अलावा जो आपके स्पाइरल होते हैं वो सर्पिलाकार मतलब स्पाइरिकल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट मेथड टू पेरेंटेशन इन एल्गी इज एग्जिबिटेड बाई। द बेस्ट मेथड ऑफ पेरेंटेशन इन एल्गी कहाँ पर देखने को मिलता है, किसकी मदद से, ए काइनेट्स, जू स्पोर्स, ए प्लेनो स्पोर्स या फिर ऊ स्पोर्स, किसकी मदद से होता है। चलो भाई आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बताइए। चलिए द बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, तो बताएंगे कि ये होता है ए काइनेट्स के द्वारा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है ना। कहेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे अच्छा पार्ट ये होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो बेस्ट होता है वो यही होता है। कहाँ पर, एल्गी में अगर बात करें, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पोर्स कब बनते हैं, ए प्लाइनो स्पोर्स और ऊ स्पोर्स कंडीशन भी बनती है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है ए काइनेट्स। क्लियर है। जो स्पोर्स तब बनते हैं जब क्या है ये इन ऐसी कंडीशन में होते हैं जब ये मल्टीपल, इनको मल्टीसिलिएटेड बॉडी कहा जाता है। और इनमें फिर जो स्पोर्स बनते हैं सेल के अंदर ही बनते हैं और सेल के बाहर फिर वो मतलब मात्र कोशिका जब फटती है तो उससे बाहर आके ये नए पौधों को जन्म देते हैं। ए प्लाइनोस्पोर आप देखते हो, ए प्लाइनोस्पोर जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो वहां पर बनते हैं और जब समरूप परिस्थितियां आ जाती हैं तो वो क्या होती हैं, वहीं पर आके ये समरूप परिस्थितियों में आके आगे आ जाते हैं और ग्रोथ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लांट डज नॉट ग्रो नियर सी शोर इज। कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि समुद्री तट पर, समुद्र के किनारे आसपास ग्रो नहीं होता है। क्लेडोफोरा, कोकस, मॉस या फिर हॉर्सटेल, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि समुद्र के आसपास मतलब समुद्री तट पर ग्रो नहीं करता है। क्लेडोफोरा है, कोकस है, मॉस है या फिर हॉर्सटेल है। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, इनमें से कौन सा एक ऐसा प्लांट है जो कि समुद्र तट पर ग्रो नहीं करता है, तो ये है हॉर्सटेल। कॉमन नेम बताइए इसका, क्या कहा जाता है, हॉर्सटेल को क्या कहा जाता है, हॉर्सटेल इसको कहा जाता है क्या, इक्विसिटम। बिल्कुल, ये क्या है, एक टेरिडोफाइट है और यह समुद्र के तट के आसपास नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या है ये, इक्विसिटम। ये समुद्र के आसपास नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फीमेल कोन्स आर एब्सेंट इन, फीमेल कोन्स कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, पाइनस, इफेड्रा, साइकस या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। चलो चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 पे आ जाते हैं। हाँ जी, द फीमेल कोन्स आर एब्सेंट, फीमेल्स कोन्स कहाँ पर एब्सेंट होते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। पाइनस में, इफेड्रा में, साइकस में या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी में नहीं। चलो भाई बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये कहाँ पर नहीं होते हैं बताएंगे मैम, साइकस में नहीं होते हैं। इनकी जगह क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल पाया जाता है, तो साइकस में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, साइकस में नहीं देखने को मिलते हैं। इनकी जगह पर, इनमें फीमेल कोन की जगह पर क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट्स डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग। कब फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट्स का जो उत्थान है या कब ये इनका स्टार्टिंग में अर्थ में जब
डोमिनेशन हुआ तो कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है होलोसीन में, बी ऑप्शन है प्लियोसीन में, सी ऑप्शन है मियोसीन में, या फिर इकोसीन में। किस टाइम पर अर्थ में? मिथिलेश कुमारी जी गुड आफ्टरनून। चलिए क्वेश्चन में आइए, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। कौन से समय में अर्थ में जो फ्लावरिंग हर्बिवोर्स प्लांट है ना, सॉरी हर्बेसियस प्लांट है, फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट, इनका उत्पादन कब हुआ? चलो भाई फटाफट से बताएंगे। कोमल पुष्प वाले पौधे है ना, कोमल शाख और पुष्प वाले पौधे। तो क्या हुआ कि जब पृथ्वी क्या है, आज से अगर देखा जाए कई लाख वर्ष पहले पृथ्वी में बहुत ज्यादा ठंड जब बढ़ गई थी, एकदम से ठंडा मौसम हो गया था, तो उस समय सारे के सारे जंगल नष्ट हो गए। उसके बाद इसका उत्पादन हुआ, किसका कहेंगे? तो जो फ्लावरिंग शाकाहारी वाले पौधे हैं, ठीक है, फ्लावर वाले पौधे हैं, तो वो उत्पत्ति हुई इनकी। और ये किस युग को कहा जाता है, या कौन से टाइम पे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लायोसीन, प्लायोसीन के टाइम पे होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन? फॉसिलाइजेशन के लिए मतलब जो क्या है, जीवाश्म वगैरह पढ़ते हैं, उसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रिप्लेसमेंट थियरी, बी ऑप्शन है इन्फ्लिट्रेशन थियरी, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, जीवाश्म के लिए, जीवाश्म निर्माण के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? चलो तो इसमें दोनों आते हैं, ये रिप्लेसमेंट और इन्फ्लिट्रेशन, ये दोनों आ जाएंगे, बोथ ए एंड बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, इंडियन बोटेनिकल गार्डन किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? लिनियस के द्वारा, लिनियस के द्वारा, बी ऑप्शन है बेंथम एंड हुकर के द्वारा, सी ऑप्शन है ब्रैंडिस के द्वारा, या फिर रॉबर्ट किड के द्वारा। चलो भाई बताएंगे बताएंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बताएंगे, इंडियन बोटेनिकल बॉटनी गार्डन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलो तो ये किया गया था रॉबर्ट की के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता में, है ना, कोलकाता में। कोलकाता में, और ये कब हुआ था? 1707 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग्स टू सब फैमिली कैसल पिन्नेसी फैमिली, कैसल पिन्नेसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बहुइनिया, बी ऑप्शन है पाइसम, सी ऑप्शन है मिमोसा, एंड डी ऑप्शन है एकेसिया। चलिए चलिए इनमें से बताएंगे कि कौन, चलिए इनमें से बताएंगे कौन सिजेल पिन्निएसी फैमिली का उदाहरण है। बताओ फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है 34 के लिए, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। पाइसम सटाइबम कहाँ पर पढ़ते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं है। चलो और बताएंगे, एकेसिया भी नहीं है, डी भी नहीं होगा, और बताइए। अच्छा ये सही है, कुछ लोग ए बताएंगे, कुछ लोग डी बताएंगे, कुछ लोग सी बताएंगे, कोई तो सही होगा ही होगा, है ना। डी नहीं है बेटा, बहोनिया हो जाएगा, कचनार बोलते हैं इसको। ये क्या है? कचनार बोला जाता है, ठीक है। इसका उपयोग होता है अचार वगैरह बनाने में। तो ऑप्शन ये हो जाएगा ए, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट गिव्स जूट, इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिससे जूट निकाला जाता है? आ जाइए, फर्स्ट ऑप्शन है कॉरकोरस, बी ऑप्शन है कोकस, सी ऑप्शन है
क्रोटेलेरिया, एंड डी ऑप्शन है कैलाट्रोपिस। इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिससे जूस निकाला जाता है, सॉरी जूट निकाला जाता है? जूट, बोरे वगैरह बनते हैं ना, जूट का किससे निकाला जाता है? चलिए चलिए भाई, जूट रेसे वगैरह जो थैले, रस्से, बोरे ये सब बनाने में काम आता है, तो किससे निकाला जाता है? चलो, तो ये है कॉर्कोरस, ठीक है, कॉर्कोरस। कपास के बाद जो जूट वगैरह में जो रेसे वगैरह बनाने में काम आता है वो कॉर्कोरस ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोसिस्टम मैक्सिमम हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स आर पॉसिबल? एक इकोसिस्टम में कितने, मैक्सिमम पूछा है आपसे, मैक्सिमम कितने ट्रॉपिक लेवल देखने को मिल सकते हैं? 2, 5, 10 या फिर 3? चलिए चलिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, हाँ 35 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बताएंगे कि इकोसिस्टम में मैक्सिमम कितने ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं? पॉसिबल कितने पॉसिबल हैं? शायद 60। क्या शायद 60 भाई? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बताएंगे। बी बता रहे हैं, बी, हाँ चलो, तो इसमें आप, हाँ बिल्कुल श्री शुक्ला जी सोचिए मत, ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। 5 होते हैं, क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट करते हो कहाँ से? स्टार्ट करते हैं हम हर्बीवोर्स प्लांट से, है ना, हर्बीवोर्स से मतलब उत्पादक से, उत्पादक की बात करते हो, ज्यादातर ये होते हैं ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है प्राथमिक पोषक, है ना, क्या होता है? प्राथमिक पोषक, कहेंगे क्या होगा यहाँ पर? प्राथमिक पोषक, जो कि क्या होता है? हर्बीवोर से ही होता है ना, ज्यादातर हर्बीवोर से ही होता है। उसके बाद द्वितीयक, ये कह सकते हैं ये हर्बीवोरस होगा। उसके बाद आ जाएगा द्वितीयक पोषक, द्वितीयक पोषक, तृतीयक पोषक, और आ जाता है आपका क्या है? टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल की जैसे बात करो तो उत्पादक में आपके ग्रीन प्लांट हो गए, हर्बीवोर्स में जैसे आप बात करते हो तो हर्बीवोर्स में मान लीजिए ये टिड्डा वगैरह हो गया, है ना, क्या हो गया? ग्रासोपर वगैरह, ग्रासोपर हो गया, ग्रासोपर, ग्रासोपर को कौन खा रहा है? तो ग्रासोपर को खाएगा जो कीट पतंगे। उससे आगे आ जाइए, मेढक हो जाएगा, जैसे कि फ्रॉग हो गया। फ्रॉग को कौन खा रहा है? तो फ्रॉग को बताएंगे कि मैम स्नेक हो गया, है ना, स्नेक। और स्नेक को कौन खा रहा है? तो स्नेक को बताएंगे जैसे कि ईगल हो गया, है ना, बाज, बाज जिसको क्या कहते हैं? ईगल, तो ईगल हो गया। तो ये आप कह सकते हो, देखिए एक तो हो गया हर्बीवोर्स, यहाँ पे मान लो ये ग्रास हो गया, यहाँ पे ग्रास रख लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से लेवल हो गए यहाँ पे? एक ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया आपका, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया। इससे ऊपर भी हो सकता है क्या? बाज को भी कोई खा सकता है क्या? है, बता दीजिए एक बार, बाज को भी कोई खा सकता है क्या? तो बाज को अगर इस तरह से देखेंगे तो वो डिकम्पोजर आ जाएगा, लेकिन, है ना, डिकम्पोजर आ जाएगा, लेकिन जो ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं तो यहां से हम शुरू करेंगे तो ये 5 ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 ट्रॉपिक लेवल आप देखने को मिलेगा। चलो बिल्कुल बढ़िया, सही है। चलो यादव नेहा जी कितना बढ़िया बता रही हैं। प्लांट को ग्रासोपर, ग्रासोपर को फिर कौन खाएगा? फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल, और ईगल जब खत्म होगा तो फिर उनकी बॉडी को कंज्यूम करेंगे डिकम्पोजर। चलिए इंसान, हाँ इंसान, चलिए आगे आ जाएंगे। बाज को इंसान खाएगा? इंसान तो सबसे खतरनाक जानवर में से एक है ना, कहा जाता है कि इस दुनिया में, पूछा जाता है इस दुनिया में सबसे खतरनाक जीव क्या है, तो कहेंगे इंसान। क्यों भाई? सही बात है ना, क्योंकि इंसान ही इंसान का दुश्मन है, और इंसान ही बाकी जीवों का भी दुश्मन है, प्रकृति का भी दुश्मन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाते हैं।
विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, इनमें से बताइए कौन सा एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कौन सा एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लाइट। चलो आ जाइए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37, चलो बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए? ठीक है, चलिए। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण की दर को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो कहेंगे कि मैम अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट नहीं होगी तो भी नहीं होगा। यहाँ पर जो नहीं प्रभावित करता है बहुत ज्यादा, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है ना, बहुत प्रभावित करने वाला कारक है नहीं है। चलो, क्यों? क्योंकि उत्पाद है ना, बनता है बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। The percent of light energy in photosynthesis used by higher plants, the percentage of light energy, लाइट एनर्जी का कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है? 10%, 50%, 100% या फिर 1 से 2%? चलो भाई, कितने परसेंट लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में यूज होती है हायर प्लांट्स के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। हाँ चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं, कौन कह रही है? जिनसे हमको डर लगता है वो बॉयल करके खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी अभी ये महामारी से जो निकले हैं ना, कोरोना से, तो उसका प्रभाव क्या था? यही था ना, कोई चमगादड़ खा रहा है भैया कहे, उनसे पूछा जाए। अच्छा ये चीज है ना, कभी ऐसे चीन ओन जाइएगा आप लोग, वहां देखते हैं ना सारे जानवर ऐसे रखे हुए हैं, एक साइड से खा रहे हैं उन सबको, है ना, तल के, भूंज के, कीड़े मकोड़े कुछ भी खा रहे हैं भाई। क्यों? दाल चावल मिल रहा, कह दो दाल चावल उगा लो, है ना। तो कभी आप लोग जाइएगा तो ये पूछिएगा, मतलब हर जानवर वो खा रहे हैं और कह रहे हैं प्रकृति को बैलेंस कर रहे हैं। उसके लिए प्रकृति ने खुद ऐसे चीजें बनाई हैं कि वो बैलेंस कर रहे हैं, है ना। चाइना, जापान, मतलब वो कुछ भी खा रहे हैं भाई, और खा के ऐसी ऐसी बीमारियां दे रहे हैं कि पूरी फिर मनुष्य जाति उसको झेल रही है ना। चलो अच्छा, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय हायर प्लांट्स इज 10%, 50%, 100% और 1 और 2%? चलिए बताएंगे। 10% नहीं भैया, 10% नहीं होगा। आगे बताइए, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10% नहीं होगा, वो एनर्जी ट्रांसफर का लॉ दिया था लिंडमैन ने। एक ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जो 10% लॉ जो आप बता रहे हो आप लोग, वो क्या होता है? वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलिए तो बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस में जो 80% अगर बात करें, 80% क्या है? 80% जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, किसके द्वारा? एब्जॉर्ब हो जाती है पत्तियों के द्वारा, ठीक है, लीफ में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद अब बचा 20%, तो 20% में 15 से 18% लगभग क्या होता है? ऊष्मा के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है, 15 से 18%। बाकी यहाँ पर जो यूज होता है वो केवल और केवल 1 से 2% होता है। फोटोसिंथेसिस में जो यूज होता है वो केवल और केवल 1 से 2% होता है। हाँ 1% बताए हैं मैम। अच्छा ठीक है, चलो 1 से 2% ही यूज होता है एनर्जी, सॉरी लाइट, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। बाकी आपको पता है 80% एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स में पत्तियों के द्वारा, और जो बाकी बचा हुआ होता है 10 से 15% वो परिवर्तित हो जाता है, और वो कुछ अवशोषित प्रकाश ऊष्मा के रूप में भी खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज बचता है वो केवल और केवल लगभग होता है 1 से 2%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेड इन्फ्लोरेसेंस इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर शोन बाय द मेंबर्स ऑफ। हेड इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पर देखने को मिलता है? क्रूसीफेरी फैमिली में, कंपोजिटी में, लेबिएसी फैमिली में या फिर रूबिएसी फैमिली में? सॉरी लेबिएटी है,
चलिए बताएंगे, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, हेड इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पर देखने को मिलता है? चलो चलो भाई फटाफट से बता दो। यहाँ पर पढ़ते हैं ना, स्पाइक वगैरह पढ़ते हैं। चलो, तो कहाँ पर देखने को मिलता है? ये पाया जाता है कंपोजिटी फैमिली में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लांट फैमिली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ फैमिली हैं जिनको डिटेल्स में आपको पढ़ना है, तो प्लांट फैमिली में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में भी। एलटी ग्रेड का जो मैंने आपको सिलेबस बताया था उसमें बताया था कुछ स्पेसिफिक फैमिली हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोकेन कहाँ से निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? एरिथ्रोजाइलोन स्पीसीज, डिजिटेलस स्पीसीज, नेक्स्ट है आर्टिमेसिया स्पीसीज, एंड डी ऑप्शन है इफेड्रा स्पीसीज। किससे निकाला जाता है कोकेन? कोकेन बताएंगे कहाँ से निकाला जाता है? चलो, व्हाट यू डोंट नो, पूजा यादव जी, आई डोंट नो, व्हाट यू डोंट नो, क्या नहीं पता है भाई? चलो अच्छा बताओ, किससे निकाला जाता है? कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोकेन किससे निकाला जाता है, कौन सी स्पीसीज से? चलो भाई जल्दी से बताओ। ठीक है, कोकेन अफीम के समान ही नशा करने वाला पदार्थ है ना। चलिए, तो किससे निकाला जाता है बताएंगे? ये इरिथ्रोजाइलोन स्पीसीज से निकाला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स विथ न्यूमोकोकाई एंड माइस टू शो दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ। और किसका एग्जाम्पल है? ये ग्रिफिथ साहब ने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन का, बी ऑप्शन है ट्रांसडक्शन का, सी ऑप्शन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, या फिर ट्रांसलोकेशन का। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में और क्या बताया है, ठीक है, और क्या चीज हो सकती है इसके अलावा? जेनेटिक मटेरियल के अलावा डीएनए में अगर उन्होंने देखा कि जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावा और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? चलिए भाई, हाँ बिल्कुल, तो ये बताएंगे कि ये है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेप्स, अंगूर खाते हैं ना, है ना, अंगूर खाते हैं, अंगूर का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? मीजोकार्प, इपीकार्प, पेरिकार्प, या फिर मीजोकार्प, इपीकार्प और प्लासेंटा, तीनों? चलो फटाफट से बता दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, क्वेश्चन नंबर 42, द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का जो खाने योग्य पार्ट है, खाने वाला भाग है, वो कौन सा होता है? चलो चलो बता दो फटाफट से, ग्रेप्स का खाने वाला पार्ट कौन सा है? बिल्कुल, तो यहाँ पर बताएंगे, इसका सब खाते हो ना, इपीकार्प मतलब छिलका जो होता है, ऊपर वाला छिलका, उसके बाद मीजोकार्प बीच में जो रस वाला पार्ट होता है वो भी, और प्लासेंटा भी खाते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा मैम, कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इपीकार्प, मीजोकार्प और प्लासेंटा, ज्यादातर इसका उपयोग कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं। और सुना भी होगा ना कि ग्रेप्स से क्या होती है, अंगूर से भी शराब बनाई जाती है, उसके अलावा फ्रूट के रूप में तो खाते ही खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। न्यूक्लियोलस एंड सॉरी, ये निक्यूल है यहाँ पर रुकिए एक मिनट, ये क्या है? ये है निक्यूल, निक्यूल एंड ग्लोब्यूल आर फाउंड इन, निक्यूल एंड ग्लोब्यूल आर फाउंड इन फ्यूकस में, ऊडोगोनियम में, ऑसिलेटोरिया में, या फिर कारा में? किस में देखने को मिलते हैं? 43 के लिए बताएंगे, 43 के लिए, 43 के लिए। हाँ, तो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये कारा के क्या है, ये सेक्स ऑर्गन होते हैं, है ना, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कारा में देखने को मिलते हैं।
और कारा में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है क्या, तो कहेंगे कि ग्लोब्यूल होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है निक्यूल होता है। ये क्या है, ये मेल हो गया और ये फीमेल होता है। ठीक है, कारा में आपको देखने को मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखने को मिलती है, वॉलॉक्स में, कारा में, एक्टोकार्पस में, या फिर बट्रेकोस्पर्मम में। चलिए भाई, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ पर देखने को मिलती है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए एक बार सभी लोग आंसर करेंगे। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ पर देखने को मिलती है, बिल्कुल बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्टोकार्पस में, है ना। कहाँ पर देखने को मिलती है, एक्टोकार्पस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेंस आर इंडिकेटर्स ऑफ। लाइकेंस किसका इंडिकेटर का काम करते हैं, एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, सॉइल पोल्यूशन का, या फिर रेडिएशन पोल्यूशन का। क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो, जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ऐसे ही जब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको एग्जाम में भी ऐसी यही सब रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, 45 के लिए बताएंगे। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं। लाइव क्लास में लगभग 50 बच्चे हैं, अभी कितने हैं, 33 बच्चे आए हैं। बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग को भूख लग गई क्या, खाने चले गए क्या सभी लोग, हैं, भूख लग गई सबको। चलो आ जाइए। लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ, ये पोल्यूशन का इंडिकेशन करते हैं, और वो भी किसका, एयर पोल्यूशन का। जहां पर एयर पोल्यूशन में भी क्या है, तो बताएंगे कि मैम सल्फर डाइऑक्साइड जहां पर अधिकता होगी वहां पर ये उगते ही नहीं है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन का ये बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फंक्शन ऑफ टीलोमियर इज। टीलोमियर किसका फंक्शन, टीलोमियर का फंक्शन क्या होता है। चलो भाई, टीलोमियर का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन टू मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम, बी ऑप्शन है टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, सी ऑप्शन है टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, या फिर टू सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, द फंक्शन ऑफ टीलोमियर इज। टीलोमियर का फंक्शन क्या होता है बताएंगे। चलिए, तो टीलोमियर आप पढ़ते हो ना, टीलोमियर क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए ये क्या है, क्रोमोसोम है, और ये ऐसे पढ़ते हैं, तो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है हाईली कंडेंस। ऐसे हाईली कंडेंस क्या होता है, इसमें डीएनए होता है, डीएनए का कह सकते हैं रिपीटेटिव हाईली कंडेंसेशन देखने को मिलता है टीलोमियर में। और ये काम क्या करता है, यहाँ पर प्रोटीन से बाइंड होता है, ये प्रोटीन से बाइंड होता है, और ये काम करता है कि ये जो डीएनए है या ये जो क्रोमोसोम है इसकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखता है। हाँ जी रुचि पटेल जी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखने का काम करता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पर पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स में, इरिथ्रोसाइट्स में, ब्लड प्लाज्मा में, या फिर ल्यूकोसाइट्स में। चलिए हिंदी मीडियम, कुछ क्वेश्चन में बेटा ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में हिंदी क्या लिखें उसमें, है ना, तो हिंदी मीडियम अभी आ गए हैं। चलो हिंदी मीडियम नीरज साइंस क्लासेस, चलिए अभी आ गए हैं हिंदी मीडियम, अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बताइए, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पर पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स में, इरिथ्रोसाइट्स में, ब्लड प्लाज्मा में, या फिर ल्यूकोसाइट्स में। आ जाओ भाई, कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बताएंगे कि ये देखने को मिलता है कहाँ पर, इरिथ्रोसाइट्स में, है ना, इरिथ्रोसाइट्स में, जिनको लाल कणिकाएं कहा जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, इरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कोशिकाओं में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ। स्तनधारियों में कोरोनॉइड पार्ट्स किसका हिस्सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस वर्टिब्री का, बी ऑप्शन एटलस वर्टिब्री, सी ऑप्शन है पेल्विक गर्डिल, या फिर लोअर जा का।
कोरेनॉइड प्रोसेस किसका पार्ट होता है? चलो मैमल्स में बताना है कोरेनॉइड प्रोसेस किसका पार्ट होता है। चलो भाई फटाफट से बताएंगे। ठीक है, सभी लोग बताएंगे 48 के लिए। हाँ, तो 48 के लिए हो जाएगा आपका ये पार्ट है लोअर जा का, है ना। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्राउन के समान स्ट्रक्चर होता है, लोअर जा का पार्ट होता है, नीचे वाले जबड़े का पार्ट होता है। ठीक है, पेल्विक गर्डिल कहाँ पर? लोअर, जो आपका लोअर पार्ट है ना, वो आपको यहाँ पर पेल्विक गर्डिल, एटलस और एक्सिस ये वर्टिब्री होती हैं, जो आपकी पहली और दूसरी वर्टिब्री होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एपिडिडाइमिस सेल्स आर फाउंड इन, एपिडिडाइमिस सेल्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं? ब्रेन में, किडनी में, लीवर में या फिर एपिडिडाइमिस में? चलो क्वेश्चन दे ही दिया है, सीधा सीधा बताएंगे। एपिडिडाइमिस सेल्स आर फाउंड इन, तो ये आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पर? बताएंगे कि मैम देखने को मिलते हैं वीर्यवाहिनी नलिकाओं में, है ना, जिनको कह सकते हैं ये टेस्टिस से अटैच हुई होती हैं। ये मान लीजिए टेस्टिस है और यहाँ पर ऐसे क्या है, ये ऐसे एपिडिडाइमिस ऐसे क्या है, अटैच हुआ होता है, ये ऐसे अटैच हुआ होता है। तो यहाँ पर टेस्टिस से क्या होता है, ये अटैच हुई होती हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन, इनमें से बताना है किसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिग्निमा, बी ऑप्शन है सारगासम, बी ऑप्शन है सारगासम, सी ऑप्शन है ऊडोगोनियम एंड डी ऑप्शन है पॉलीसिफोनिया। चलो भाई आ जाइए। अंजू सिंह गुड आफ्टरनून। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए बताएंगे राइट आंसर। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन, इनमें से कौन सी एक ऐसी एल्गी है जिसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं? जिग्निमा, सारगासम, ऊडोगोनियम एंड पॉलीसिफोनिया। चलिए भाई आ जाइए, सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी, सारगासम में देखने को मिलता है। ठीक है, सारगासम में देखने को मिलता है। चलो कहाँ, थैंक यू सो मच भैया, अभी तो और क्वेश्चन है श्री शुक्ला जी, अभी और क्वेश्चन है, अभी कहाँ जा रहे हैं? आ जाइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर, बेंथम तथा हुकर के वर्गीकरण तंत्र में श्रृंखलाओं की संख्या कुल कितनी थी? 13 थी, 9, 21 या फिर 11? 13, 9, 21 या फिर 11? चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। बेंथम तथा हुकर के द्वारा जो उनकी बुक लिखी गई है जेनेरा प्लांटेरम, उसमें कितनी टोटल क्या है श्रृंखलाएं थी? इनकी बुक के बारे में पूछा है। द नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसको कहेंगे कौन सी बुक थी? तो बताया मैंने, ये था कौन सी बुक? तो बताएंगे कि ये प्रकाशन हुआ था इसका 1862 में, और ये बुक थी जेनेरा प्लांटेरम। उसमें कितनी श्रृंखलाएं थी? तो उसमें टोटल थी 21। ठीक है, कितनी थी? 21 सीरीज, हाँ बिल्कुल सही, 21 सीरीज थी उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द वेलिकुलर एंड क्रेनियल कैनाल्स आर फाउंड इन, खांचेदार तथा कुटिका कुटिका नलिकाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इक्विसिटम में, बी ऑप्शन है मार्सिलिया में, सी ऑप्शन पाइनस में या फिर जियामेस में? कहां पर देखने को मिलती हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। क्लास एंड हो गई क्या? नहीं अभी नहीं, क्लास अभी चलेगी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 52, द वेलिकुलर एंड क्रेनियल कैनाल्स आर फाउंड इन, कहां पर देखने को मिलती हैं? इक्विसिटम में, मार्सिलिया में, पाइनस में या फिर जियामेस में? चलो भाई फटाफट से बता दो क्या होगा राइट आंसर, है ना, क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर कहेंगे इक्विसिटम में देखने को मिलता है ना, क्या हो जाएगा? इक्विसिटम, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। पूजा यादव जी डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। इक्विसिटम में देखने को मिलती है, इसको कहा जाता है क्या? गोल्ड इंडिकेटर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेटिक नेम इट्स कॉल्ड एज। जब स्पीसीज नेम क्या होता है, जेनेरिक नेम को सेम स्पीसीज नेम के साथ ही रिपीट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बेसियोनिम, बी ऑप्शन दिया है टॉटोनिम, सी ऑप्शन दिया है होमोनिम या फिर सिनोनिम। चलो क्वेश्चन बता देंगे क्या होगा राइट आंसर। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन और बचे हैं, 7 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। थक जाते हो भाई आप लोग, बहुत जल्दी थक जाते हैं, है ना? क्यों बहुत जल्दी थक जाते हो आप लोग? सोचिए हम तो यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं कंटिन्यू, स्टिल हम काम कर रहे हैं, क्यों थक जा रहे हैं? आप तो खाना पानी सब लेके बैठे हो। चलिए अच्छा, तो व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज नोन एज। जब स्पीसीज नेम जेनेरिक नेम को ही क्या करता है, एग्जैक्टली रिपीट करता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे स्पीसीज नेम को कहा जाता है टॉटेनम। ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना? इसको क्या कहा जाता है, टॉटेनम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बहुत बढ़िया सभी लोग बता रहे हैं, रेटस रेटस एग्जाम्पल है इसका, नाता नाजा, है ना, लोआ लोआ, बहुत बढ़िया सभी लोग बता रहे हैं। देखो कितने ब्रिलियंट लोग हैं यहाँ पे, सब बता रहे हैं। चलो आगे आ जाते हैं। द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओबेलिया आर नोन एज। ओबेलिया के पोषक ग्राही जीवक क्या कहते हैं इनको? नहीं मैम हम स्कूल से क्लास ले रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलो द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओबेलिया आर नोन एज ब्लास्टोस्टाइल्स, मेडुसा, मेडुसी, गोगेनिया या फिर पॉलिप। चलो हाँ अमृता जी कह रही है छोटी सी जान है हम सबकी। हाँ छोटी सी जान है तो छोटी सी जान को संभाल के रखिए। चलो भाई, फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओवेलिया आर नोन एज। ओवेलिया के फीडिंग जॉइंट्स किस नाम से जाने जाते हैं? चलो चलो अच्छा आ जाओ, क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ओवेलिया में जो फीडिंग जॉइंट्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये है पॉलिप, है ना, पॉलिप होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा पॉलिप। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी पॉलिप कहलाते हैं। ठीक है चलो, हाइड्रा में पॉलिप अवस्था विकसित होती है, मेडुसा अवस्था अनुपस्थित या उपस्थित दोनों हो सकती है। जो सी एनिमोन होता है उसमें केवल पॉलिप होता है ना। चलिए यहाँ पर ओबेलिया में जो फीडिंग जॉइंट्स होते हैं, और ओबेलिया में आप पढ़ते हो अभी क्वेश्चन किया ना, ओबेलिया में जो मेडुसा स्पीसीज होती है, मेडुसा क्या होता है, मेडुसा क्या होता है? तो इसको हमने पढ़ा, ये कार्निवोर्स होता है, सॉरी क्या होता है, हाँ कार्निवोर्स होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है, एल्कोहल बनाने में प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्यूडोमोनास, बी ऑप्शन है एस्परजिलस, सी ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस या फिर म्यूकर। इनमें से कौन सा है जो कि एल्कोहल बनाने में प्रयोग होता है? आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए कौन सा प्रयोग होता है? चलो चलो सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। कौन प्रयोग होता है? तो कहते हैं इसको सिंपल भाषा में ईस्ट कहा जाता है ना, ईस्ट का प्रयोग होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो ईस्ट हो जाएगा, और इसको कहा जाता है सैक्रोमाइसिटीज का मेंबर है। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया में यूज होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीलोम फॉर्मेशन इन कॉर्डेट्स इज। कशेरुकियों में देह गुहा का निर्माण होता है। साइजोसिलिक, इंटीरोसिलिक, प्राइमरली साइजोसिलिक बट सेकेंडरली इंटीरोसिलिक, एंड लास्ट दिया है प्राइमरली इंटीरोसिलिक बट सेकेंडरी साइजोसिलिक। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए
चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56, सीलोम फॉर्मेशन इन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में सीलोम फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, चलिए आ जाइए सभी लोग। कशेरुकियों में देह गुहा का निर्माण कैसे होता है? चलिए भाई सी बता रहे हैं सभी लोग। सी नहीं होगा भाई, डी होगा इसमें, मुझे लग रहा है ना, डी होगा। प्राइमरली क्या होता है? इंटीरोसिलिक होता है। लास्ट में सेकेंडरली इसमें क्या होता है? साइजोसिलिक होता है ना। शुरुआत में इंटीरोसिलिक बनता है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है? साइजोसील बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगाएंगे ना। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग एक बार। प्राइमरली कहा गया है, कशेरुकियों में जो प्राइमरली बनता है वो पहले इंटीरोसिलोमिक बनता है, बाद में साइजोसिलोमिक बनता है। पहले इंटीरोसिलोमिक बनता है, बाद में क्या होता है? साइजोसिलोमिक बनता है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। क्लियर है क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी लगा लीजिए आप। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट। साइक्लोप्स द्वितीयक पोषक होता है किसका? हुकवर्म का, पिनवर्म का, ग्यूनिया वर्म का, या फिर राउंड वर्म का? चलिए नो मैम, हेमिकॉर्डेटा इकाइनो। अच्छा चलो, मुझे फिलहाल अभी यही लग रहा है, आप ये लगा लीजिए, बाकी मैं एक बार देख लूंगी तब बता दूंगी। ऑप्शन डी ही होगा वैसे। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी ही होगा। प्राइमरली एंडोसिलोमिक होता है। हाँ भाई, इंटीरोसिलोमिक प्राइमरली होता है, लास्ट में साइजोसिलोमिक होता है। आप कहाँ पर पढ़ रहे हो? ये कॉर्डेट्स में। आप जो बता रहे हैं बेटा वो आप उल्टा बता रहे थे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप डी लगाइए। आगे बढ़ते हैं। साइक्लोप्स में जो साइक्लोप्स किसका सेकेंडरी होस्ट होता है? हुकवर्म का, पिनवर्म का, ग्यूनिया वर्म का, या फिर राउंड वर्म का? चलो चलो क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, 57 के लिए बताएंगे। चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। साइक्लोप्स आपको पता है ये किसका मेंबर है? एस्के हेलमिंथीज का मेंबर है ना। एस्के हेलमिंथीज का मेंबर है, और ये दो जीवों में, इसको गिनी वर्म के नाम से जाना जाता है ना। गिनी वर्म इसको क्या कहते हैं? दो जीवों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। एक प्राइमरली होस्ट इसका होता है। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो कह सकते हैं कौन है? वो है इनका ह्यूमन, है ना, मानव में। और सेकेंडरी होस्ट जो होता है, सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो क्या है? वो है साइक्लोप्स, जो कि एक आर्थ्रोपोड है, कीट है एक, वो इनका सेकेंडरी होस्ट होता है। निमेटोड नहीं होता बेटा, वो आर्थ्रोपोड होता है। आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, एक कीट होता है, जलीय आर्थ्रोपोड होता है, निमेटोड नहीं है वो। साइक्लोप्स क्या है? ये एक निमेटोड नहीं है, जलीय आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, तो ये गिनिया वर्म जिसको कह सकते हैं आप, गिनिया वर्म, या इसी को गिनी वर्म कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट वुड। क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है? और ये सारे जो मेल प्रजाति हैं उनको तो बिल्कुल पता होगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। चलो बताएंगे, आ जाइए 58 के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। 57 का हो गया, 58 के लिए बताएंगे। हाँ, आर्थ्रोपोडा ही है। साइक्लोप्स क्या है? आर्थ्रोपोडा, जलीय आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, एक्वेटिक होती है स्पीसीज, जलीय कीड़ा है एक, जो कि आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट वुड ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है सेड्रस देवदारा, बी ऑप्शन है सेलिक्स परप्यूरिया, सी ऑप्शन है टेक्टोना ग्रैंडिस,
एंड डी ऑप्शन है मोरस अल्बा। किससे बनाया जाता है 58 के लिए? चलो भाई बैट, बैट क्रिकेट के लिए जो बैट बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? चलो चलो सभी लोग बताएंगे 58 के लिए, 58 के लिए। ठीक है, चलिए 58 के लिए बता रहे हैं सभी लोग ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, सैलिक्स अल्वा या सैलिक्स, सॉरी सैलिक्स अल्वा कह लीजिए, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं सैलिस परप्यूरा। ठीक है, तो ये स्पीसीज से बनाया जाता है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। मोरस अल्बा से बनाया जाता है हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक। ठीक है, हॉकी, हॉकी स्टिक जो बनाई जाती है, हॉकी स्टिक जो बनाई जाती है वो मोरस अल्वा से बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विशेष एंटीबॉडी होती हैं किसके लिए? सिंगल एंटीजन के लिए, सिंगल इपिटोम के लिए, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, या फिर सिंगल सेल के लिए? किसके लिए? हाँ अमृता जी कह रहे हैं जी क्रिकेट देखा है उसको ज्यादा पता होता है, खेलने वाले को कुछ नहीं पता होता है। हाँ चलो, हाँ बहुत, अरे आज अभी तो फिलहाल बहुत सारी लड़कियां भी क्रिकेट की दीवानी होती हैं, है ना, मैं भी देखती हूँ क्रिकेट। चलो चलो अच्छा आ जाओ, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में बताएंगे, 59 लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, सॉरी सेकेंड लास्ट है, हाँ सेकेंड लास्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। केवल और केवल स्पेसिफिक होती है मोनोक्लोनल बॉडी किसके लिए? विशिष्ट एंटीबॉडी होती हैं, है ना, जो समान प्रतिरक्षी कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती हैं, इसीलिए इनको मोनोक्लोनल बॉडी कहा जाता है। एक ही एपिटोम होता है इसमें, क्लियर, और एक ही एपिटोम से एक ही एंटीजन का पार्ट बनता है, और वो केवल और केवल सिंगल एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। किसके लिए? तो सिंगल एंटीजन के लिए, है ना, केवल एक एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। चलो भाई, और कल मैंने आप लोग के लिए एक होमवर्क दिया था, कल मैंने एक होमवर्क दिया था, वो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट ही नहीं किया, कोई कमेंट ही नहीं करते आप लोग। जो यहाँ पर आपको बताया जाए एक बार उसका कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। और ये क्वेश्चन भी आज आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, अब डेली आप लोग को एक होमवर्क दिया जाएगा, देखना चाहिए, कुछ जानकारी मिल जाती है। हाँ बिल्कुल देखना चाहिए भाई, क्रिकेट की बात हो रही है ना, बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीजें आपको, जो आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्रिकेट देख के ही आ जाते हैं, क्रिकेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो 60 के लिए ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क। आंसर तो यही दे दिए मैम, हाँ भैया यही होता है, आंसर दे दिए हैं, लेकिन अब होगा आपके लिए ये होमवर्क। अब क्लास वर्क का क्लास वर्क में हो गया, एक क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में, ठीक है। एक ऑफ यूथेरियन मैमल्स इज, यूथेरियन मैमल्स का अंडा कैसा होता है? सेंट्रोलेसाइथल, टीलोलेसाइथल, माइक्रोलेसाइथल या फिर माइक्रोलेसाइथल, ठीक है। माइक्रोलेसाइथल, माइक्रोलेसाइथल क्या होता है? चलो तो ये आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये आंसर करेंगे। बाकी आपके लिए जो मैं बता रही थी कि आपकी जो क्लासेस चलने वाली, वो आपकी जो मैराथन आने वाली है, तो वो हम कोशिश करेंगे कल शाम के टाइम पे, ठीक है। टाइम अभी डिसाइड नहीं है, तो टाइम आप एक बार देख लीजिएगा, टाइम आपका चैनल पे आपको लग जाएगा, थंबनेल में भी अभी तक, अभी शाम तक, तो आप देख लीजिएगा। बाकी मिलेंगे कल सेम टाइम पे इसी क्लास में, पहले मैराथन आपकी अलग होगी, ठीक है भाई।
मैराथन आपकी अलग होगी, तो मैराथन वाली क्लास में सभी बच्चे आएंगे। और स्पेशली सबसे बोला जा रहा है, आप लोग क्या करते हो ना, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि अभी मान लीजिए हम कह रहे हैं कि नहीं हम एस्टेट के लिए करवा रहे हैं, तो वो सुन लिए कि एस्टेट का नाम आ गया तो अब सिर्फ एस्टेट वाले बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं वही आएंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग बैठ के इस रील स्क्रॉल करेंगे, है ना। तो रील स्क्रॉल नहीं करना है, उसके टाइम पर आप आओगे। क्यों? क्योंकि आपका टीजीटी का एग्जाम भी है, आपके एलटी एग्जाम में भी, तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी दूसरा कुछ पूछ लेगा। तो अगर आप 2 घंटे 4 घंटे बैठ के पढ़ लोगे तो वो बहुत मदद करेगा, है ना। तो क्या है, मॉर्निंग में ही बेटा, मॉर्निंग में शेड्यूल खाली नहीं है, मॉर्निंग में शेड्यूल खाली नहीं है, इस वजह से आपकी क्लास अभी टाइमिंग का बता दिया जाएगा, परेशान मत होइए। मैराथन में कोई टॉपिक नहीं होता है, मैराथन में पूरी जूलॉजी होगी आपकी, मैराथन में पूरी जूलॉजी होगी। हाँ अमृता जी वही तो बोल रहे हैं, रील स्क्रॉल करेंगे बैठ के, है ना, 2 घंटे रील देखेंगे, 3 घंटे, टाइम भी पता नहीं चलेगा, उसमें आप लोग पढ़ लोगे। समीरा जी कोई टॉपिक नहीं होगा, पूरा जूलॉजी का पेपर करवाएंगे, पूरा कंप्लीट जूलॉजी, जूलॉजी का कंप्लीट होगा, उसके बाद बॉटनी का होगा, बॉटनी भी कंप्लीट होगा। एक ही सीरीज में हम कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चन, सभी टॉपिक के क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत ही शानदार क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो सभी लोग जरूर आइएगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। कोई टॉपिक वाइज क्लास नहीं हो रही है, आपका प्रैक्टिस होगा और सारा क्वेश्चन जूलॉजी का सभी क्वेश्चन आएगा और पूरे टॉपिक से 1-1 2-2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो बहुत ही शानदार होने वाली है। और बाकी अब मैं वही बोल रही हूँ, जैसे एस्टेट वाले बच्चों का तो है ही, उनका तो एग्जाम ही है, उसके अलावा भी आपके काम में आएगा। क्योंकि और ऐसा तो नहीं है डाइजेशन में पता चले कि भैया दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे पेपर में कुछ और पूछेगा, डाइजेशन तो डाइजेशन ही पूछेगा, है ना। पता चले हम एलगी पढ़ा रहे हैं तो एलगी से ही क्वेश्चन पूछेगा, तो एलगी ही आएगा, दूसरे में तो कुछ और नहीं आएगा, है ना। हाँ जूलॉजी की मैराथन होगी, बिल्कुल जूलॉजी की मैराथन होगी अस्मिता गंगवार जी। और उसके बाद हम लोग बॉटनी की भी मैराथन करेंगे। तो जो बच्चे बॉटनी के हैं या जूलॉजी के हैं, जूलॉजी वाले मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हैं अभी बच्चे, तो फिलहाल हम जूलॉजी के करेंगे पहले, उसके बाद बॉटनी का भी करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, और किसी को कोई जानकारी, कोई पूछना है कुछ? ठीक है, ये क्लास आपकी रहेगी, ये क्लास आपकी सेम टाइम पे ही रहेगी, कल भी रहेगी, ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी अभी, ठीक है। 11 से 1 आपकी ये क्लास चलेगी, तो ये क्लास आपकी चलती रहेगी। दूर दृष्टि से देखा शिवानी जी, क्या भाई एलटी मेंस की फीस क्या होगी? एलटी मेंस के बैच अभी फिलहाल आपका प्री वाला चल रहा है, ठीक है, वो अभी चल रहा है और वो आपको ऐप में मिलेगा। अभी यहाँ पर ये एलटी प्रैक्टिस का जो आपका सेशन चल रहा है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई फीस नहीं ली जा रही। नीरज जी इसमें अभी फिलहाल कोई फीस नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? चले फिर, चलिए बाकी मिलेंगे कल आपसे, ठीक है, सेम टाइम पे, सेम समय, सेम जगह और सेम सीरीज के साथ मिलते हैं कल। तो कल तक के लिए आप लोग बढ़िया पढ़िएगा। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो ये आपको दिखा यहाँ पर होता है प्रैक्टिस सेशन, ये क्लास एक बार शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और चैनल में बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम वो नहीं आता है, हमको नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो भी क्लास आपकी लगेगी उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर फिलहाल बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की क्लास आपकी 11 बजे से ही होती है, ठीक है भाई। तो चलिए सभी को धन्यवाद और मिलते हैं कल आपको सेम टाइम पे। बाकी सबके लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास। चलिए मिलते हैं फिर कल, ठीक है।